नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की किताब को पढ़ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये वन लाइनर प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है हमारे हिंदी साहित्य के लिए। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। 3 प्रकार पढ़ लिए थे हमने प्राकृत के। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है, यहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हार्नले ने 1880 में किया था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हार्नले ने सन 1880 में किया था। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। हार्नले ने कितने वर्गों में विभाजित किया है, ये याद रखना है हमको। 4 वर्गों में: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। तो आपको इतना याद रखना है कि AFR हार्नले ने सबसे पहले प्रयास किया था भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करने का। उन्होंने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। अब ये सब में उभयनिष्ठ तो है ही गौड़ियन। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी गौड़ियन आपको याद रखना है। पूर्वी आप सभी जानते हैं, हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। जैसा कि हमने भारत का मैप देखा है, भारत का मैप देखने पे हमें पता चलता है कि पूर्व में कौन से प्रदेश हैं। ये आप भारत का मैप एक समझाने के लिए लिखा है, इतना अच्छा तो नहीं बना पा रहा हूँ मैं। आपको पूर्व का जो भाग है वहाँ पे जो प्रदेश होंगे वहाँ पे वैसी भाषा बोली जाएगी। फिर पश्चिमी जो भाग है वैसी भाषा बोली जाएगी। उत्तरी जो भाग है, दक्षिणी जो भाग है, उसके आधार पर भारतीय आर्य भाषाओं की वर्गीकृत करने की इन्होंने प्रयास किया है। तो पूर्वी गौड़ियन जो है, हिंदी, बंगला, असमिया, उड़िया। यहाँ पर हिंदी बेल्ट है, बंगला है, बंगाल है, असम प्रदेश है और उड़ीसा है। तो ये 4 भाग उन्होंने पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया में बांट दिया। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी है, राजस्थान है, गुजराती है, सिंधी है और पंजाबी है। तो ये पश्चिमी में उन्होंने बांट दिया है। इसको साफ कर देते हैं। और उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। अब हमने देखा था कि गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी ऊपर के देश हैं, जो हमारे प्रदेश हैं उस तरफ बोली जाती हैं, गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। मराठी जो है एकमात्र दक्षिणी गौड़ियन में आती है, महाराष्ट्र क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे, भीतरी आर्य कहलाए। जो मध्य देश में थे और केंद्र में थे वो भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे वो बाहरी आर्य कहलाए। ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। डॉक्टर हार्नले के अनुसार आर्य जो भी मध्य देश, मध्य प्रदेश, केंद्र में थे वो भीतरी आर्य कहलाए, और जो बाहर थे, चारों तरफ फैल गए थे, वो बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 में अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया है। ये याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1920 में, और बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 में पहला वर्गीकरण क्या किया था इन्होंने। बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा, ये 3 भागों में उन्होंने बांट दिया था। बाहरी उपशाखा में उत्तर पश्चिमी, फिर से भारत का नक्शा याद करिए, उत्तर
उत्तर, ये उत्तर भाग हो गया भारत का शीर्ष, और ये पश्चिमी हो गया, तो ये उत्तर पश्चिमी इन्होंने गिना। फिर इसके अंतर्गत लहंदा, सिंधी और दक्षिणी समुदाय में मराठी आ गया था। बाहरी उपशाखा, जो जो बाहरी उपशाखाएं हैं आप समझ गए होंगे कि जो भारत का नक्शा है उसके अंतर्गत हम बनाने का प्रयास कर लेते हैं, समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का नक्शा है, तो ये उत्तरी पश्चिमी यहाँ से आ जाएगा, फिर उसके बाद ये दक्षिणी ये आ जाएगा जहाँ पे मराठी बोली जाती है, यहाँ महाराष्ट्र क्षेत्र है। फिर पूर्वी समुदाय, यहाँ पर पूर्वी समुदाय हो गया उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। मध्य शाखा में यहाँ पे मध्यवर्ती में पूर्वी हिंदी आ जाएगी। भीतरी जो केंद्रीय समुदाय है पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी और राजस्थानी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। बाहरी उपशाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय, लहंदा, सिंधी इसके अंतर्गत आएगी, उत्तरी और पश्चिमी लहंदा और सिंधी। दक्षिणी समुदाय में मराठी आ जाएगी। बाहरी उपशाखा के अंतर्गत 3 भाग करे थे उन्होंने, और बाहरी में पहले उत्तरी पश्चिमी, फिर दक्षिणी समुदाय, फिर पूर्वी समुदाय। पूर्वी समुदाय में बचा क्या? उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय में पूर्वी हिंदी आ जाती है। भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी आ जाती है। पंजाबी, गुजराती पश्चिमी केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत आ जाएगी पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी और राजस्थानी। पहाड़ी समुदाय जो रहता है, पहाड़ी समुदाय में जो जो प्रदेश पहाड़ी एरिया के होते हैं और उनके साथ में एक नेपाली भी जुड़ती है, पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पहाड़ी को उन्होंने ज़्यादा अलग नाम नहीं दिए हैं, पहाड़ी से ही जुड़ा है। पूर्वी पहाड़ी, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। एक नेपाली बस याद रखिएगा पहाड़ी समुदाय में उन्होंने क्या देखा। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कितने भाग किए थे, कितने वर्गों में इसको वर्गीकृत किया था। तो 5 वर्ग उन्होंने किए थे। ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत और व्याकरण आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 वर्गों में प्रस्तुत किया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। केवल सीधा प्रश्न भी आ जाता है कि हार्ले ने कितने वर्गों में बांटा, तो 4 वर्गों में। ग्रियर्सन ने कितने वर्गों में बांटा, तो 3 वर्गों में। और सुनीति कुमार चटर्जी ने कितने वर्गों में बांटा, तो 5 वर्गों में। 5 वर्गों में उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। जहाँ भी दक्षिण की भाषा मिले वहाँ पे केवल मराठी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। उदीच्य में सिंधी, लहंदा और पंजाबी, ये पंजाब प्रदेश के जो पाकिस्तान है, पहले जो पाकिस्तान था वहाँ पे बोली जाने वाली, और हमारे जो पंजाब है उस एरिया में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। प्रतीच्य जो है राजस्थानी और गुजराती है। यहाँ से हम भारत के नक्शे में ऐसे प्रकार से याद रखें कि यहाँ से हम इतना देखेंगे, इतना एरिया, तो सिंधी, लहंदा, पंजाबी, और फिर नीचे उतरेंगे तो गुजरात और राजस्थान आ जाएगा, तो राजस्थान और गुजराती। मध्य देशी में पश्चिमी हिंदी, प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला, दक्षिणात्य में मराठी। ऐसे कुछ याद रखिएगा जिससे आपको आसानी हो जाए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण को सुधार करते हुए निम्न वर्गों में दिया है। कितने वर्गों में दिया है? इन्होंने भी 5 वर्गों में ही दिया है। किस प्रकार दिया? उदीच्य में सिंधी, लहंदा, पंजाबी तो उन्होंने वैसा ही रखा, लेकिन प्रतीच्य में गुजराती अकेली रखी है, राजस्थानी नहीं रखी प्रतीच्य में, ये सुधार कर दिया। राजस्थानी को उन्होंने मध्य देशी में रख दिया। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी इन्होंने मध्य देशी में रखा। प्राच्य में इन्होंने उड़िया, असमिया और बांग्ला रखा, जबकि प्राच्य में इन्होंने उड़िया, असमिया, बांग्ला, पूर्वी हिंदी और बिहारी भी रखी थी, लेकिन उड़िया, असमिया, बांग्ला प्राच्य में केवल धीरेन्द्र वर्मा ने रखी। और दक्षिणात्य जो है वो मराठी में हमेशा रखी गई है, वो आपको याद रखना ही है। तो सुधार कहाँ हुआ? मध्य देशी में सुधार हुआ। मध्य देशी में जहाँ पर केवल पश्चिमी हिंदी ली गई थी, वहाँ पर राजस्थानी और पूर्वी हिंदी और बिहारी भी ली गई। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 5 वर्गों में ही बांटी गई है।
सुनीति कुमार चैटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा को याद रखिएगा। एक ही प्रकार से उन्होंने नामकरण किया है, उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य, इस प्रकार से याद रखिएगा। डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण किया है। जब बहुत कठिन प्रश्न बनेंगे, हो सकता है कि बने जल्दी ही, क्योंकि यूजीसी के पास बहुत कम रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं आजकल पेपरों में, तो नए नए प्रश्न बनाने की उनके पास चुनौती है, तो वो बना सकते हैं। संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर सीताराम चतुर्वेदी ने वर्गीकरण किया था। तो का जो है वो हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी और भोजपुरी संबंध सूचक हम जोड़ते हैं ना कि उसका क्या हुआ, वो मैं उसका भाई हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, तो इस प्रकार से का वर्ग जो है हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी और भोजपुरी में जोड़ा जाता है। ये शब्द यूज़ किया जाता है का संबंध सूचक के रूप में, का वर्ग। अब दा सूचक जो है, अब पंजाबी और लहंदा में उसदा, उसदी ऐसा करके उपयोग करते हैं, तो पंजाबी और लहंदा। सिंधी में जो शब्द यूज़ होता है संबंध सूचक के रूप में, इसलिए सिंधी और कच्छी को उन्होंने जो के रूप में, और गुजराती में नो शब्द का उपयोग करके संबंध बताए जाते हैं। उसनो भाई हूँ, उसनु भाई छे, ऐसे बात करते हैं वो। और एर जो है बंगाली, उड़िया और असमिया में जोड़ा जाता है। पाथेर, पांचली ऐसा उपयोग करते हैं ना, एर पर संबंध सूचक जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से आप लॉजिकली मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, संबंध सूचक के आधार पर सीताराम चतुर्वेदी ने वर्गीकृत किया था, और भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अपभ्रंश जो थे भोलानाथ तिवारी के आधार पर 5 प्रकार के अपभ्रंश थे: शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और ब्राह्मण पैशाची। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। जहाँ भी आप देखिएगा कि शौरसेनी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, मागधी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं पेपर में, तो इन्हें याद रखिएगा। शौरसेनी मध्यवर्ती, शौरसेनी जो है वो मध्यवर्ती में बोली जाती थी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती इसके अंतर्गत उन्होंने रखी है भोलानाथ तिवारी ने। मागधी जो है वो पूर्वी है, पूर्वी मतलब बिहार का एरिया, ये हमारा देश हो गया मान के चलिए, और ये पूर्वी एरिया हो गया, इतना पूर्वी एरिया माना है उन्होंने, पूर्वी एरिया ये है। तो कौन सा, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, मागधी को मान लिया इन्होंने। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी यहाँ पर बोली जाती है, जो उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। महाराष्ट्री, दक्षिणी जो है वो महाराष्ट्री आपको याद रखना ही है, महाराष्ट्री ब्राह्मण से मराठी ही निकलेगी, और क्षमा कीजिए महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी ही निकलेगी। ब्राह्मण पैशाची जो है वो पश्चिमोत्तरी है। अब पश्चिमी कौन सा, उत्तरी जो एरिया है जो पश्चिमी उत्तरी ये है। सिंधी, लहंदा, पंजाबी इसके अंतर्गत आएगी। आपको बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के मैप के अनुसार अगर हम समझेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया, इस प्रकार किया है कि हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग उन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया। हरदेव बाहरी ने हिंदी और हिंदीतर, मतलब हिंदी का वर्ग एक बना दिया और हिंदी के इतर एक अलग वर्ग बना दिया, जो हिंदी से जुड़े हुए कम चीज़ें थीं उसमें, उसके अलग एक वर्ग बना दिया। तो हिंदी वर्ग मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, इसलिए इन्होंने हिंदी वर्ग में रख दिया। कौन सी, मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। और हिंदी तर्ज में जो थी वो उत्तरी नेपाली, पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी और गुजराती, दक्षिणी में सिंघली और मराठी। एक नई भाषा उन्होंने जोड़ी थी, सिंघली। ये सिंघली कहाँ बोली जाती है,
ये श्रीलंका तरफ बोली जाती है और कई साउथ के कुछ स्टेट्स में भी कुछ कुछ जगह बहुत कम बोली जाती है, वो उन्होंने जोड़ दी। पूर्वी जो है उड़िया, बंगला और असमिया के रूप में उन्होंने जोड़ी है, हिंदी और हिंदीतर। प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, इनको एक एक शब्द को एक एक बार हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है, ये याद रखिएगा। संस्कृत के सिंधु से निकला है इसका ओरिजिन, इसका उत्पाद जो है सिंधी है, सिंधु शब्द से। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां हैं, ये भी याद रखना है। बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी। ऐसे याद रखिएगा क्योंकि एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए, इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि ये प्रश्न कभी भी आयोग पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कठिन प्रश्नों पर भी हम अगर जेआरएफ करना है, नॉर्मल नेट करना है, तो मुख्य मुख्य बिंदु जो हैं, जो पढ़े जा रहे हैं, उन्हीं को अच्छे से पढ़ते रहिए। लेकिन अगर जेआरएफ करना है तो इन शब्दों को, इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है पढ़ना। हो सकता है एक प्रश्न की वजह से आपका जेआरएफ रुक जाए या हो जाए, ऐसे प्रश्नों की वजह से। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। अब ये आपको याद रखना है कि इनकी लिपि का नाम लंडा है और गुरुमुखी और तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। 3 प्रकार से लिखी जाती है सिंधी लिपि, इस प्रकार से याद रखिएगा। मुख्य इनकी लिपि खुद की लंडा है और गुरुमुखी जो है, गुरुमुखी में और एक और भाषा लिखी जाती है, वो आपको याद रखना है, वो पंजाबी है। फारसी लिपि में आप जानते ही हैं, फारसी लिपि में उर्दू लिखी जाती है, फारसी में भी लिखी जाती है सिंधी। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। फिर से एक बार भारत का नक्शा एक प्रतीक के रूप में अपन ने बनाया, तो ये पश्चिमी एरिया हुआ। लहंदा का अर्थ है पश्चिमी, इसलिए ये यहाँ पश्चिमी भाग में बोली जाती है, पंजाब एरिया में, सिंध एरिया में, इसलिए ये बोली जाती है। इसके अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, हिंद की, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी आदि है। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी, मुख्य अर्थ तो पश्चिमी है। इसके अन्य नाम है पश्चिमी पंजाबी, हिंद की, जटकी, मुल्तानी, चिभाली और पोठवारी। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। जो लंडा जो लिपि है वो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि। इससे 2 प्रश्न बन गए। कश्मीर में प्रचलित जो लिपि है वो शारदा लिपि है। जैसे हमारे मध्य भारत में देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है, देवनागरी लिपि है, लेकिन कश्मीर में प्रचलित कौन सी लिपि है? शारदा लिपि। उसी की एक उपशाखा है लंडा लिपि, ठीक है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। पंज-आब, ये पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। भाषा, पंजाबी की अपनी लिपि पहले लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पहले ये लंडा लिपि में ही लिखी जाती थी पंजाबी, लेकिन उसके बाद में गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई है। इसके बाद आज तक गुरुमुखी लिपि ही उपयोग की जाती है। जहाँ भी पंजाबी आप देखेंगे, पढ़ेंगे ना पंजाबी लिखी हुई, वो गुरुमुखी लिपि है, इसलिए याद रखिएगा। पंजाब की मुख्य बोलियाँ माझी, डोगरी, दोआबी और राठी आदि हैं। ये मुख्य बोलियाँ हैं, इन्हें याद रखिएगा। एक हल्का सा याद रखिएगा, ज़्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जर, धंत्रा, गज्जरता, फिर इस प्रकार से गुजरात बन गया। गुर्जर जाति से गुजरात का जुड़ाव है, फिर गुर्जर, धंत्रा, फिर गुज्जरता, फिर गुजरात, इस प्रकार से ये शब्द बना। गुजराती की अपनी लिपि है, जो गुजराती ही नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में
लिखी जाती है जिसमें शिरोरेखा नहीं लगती है। कितनी ही बार प्रश्न बना है कि कौन सी लिपि है जिसमें शिरोरेखा नहीं लगती है। जैसे ये शब्द है मोड़ी या देवनागरी, ये जो ऊपर की लाइन जो लिखी है ना, ये शिरोरेखा कहलाती है। जैसे मैंने आप अपना नाम लिखा सुभाष, तो ये जो मैंने आखिरी में लगाया ना, ये शिरोरेखा है। इसको याद रखिएगा कि ये नहीं लगती है गुजराती भाषा में। आपने पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़िएगा तो ऊपर की लाइन नहीं होगी। वस्तुतः गुजराती कैथी से लिपि मिलती जुलती लिपि है और शिरोरेखा इसमें नहीं लगती है। मराठी जो है महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी और महाड़ी है। कौन सी बोलियां हैं प्रमुख? कोंकणी, जो कोंकण क्षेत्र है, गोवा क्षेत्र है, वहाँ पे कोंकणी बोली जाती है। नागपुरी, नागपुरी के एरिया में कोष्ठी, और महारी जो बीच महाराष्ट्र में बोली जाती हैं। इनके क्षेत्र आप स्पेसिफाई पता कर लीजिएगा। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है। अब एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि हिंदी के अलावा ऐसी कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है? देवनागरी लिपि मराठी की अपनी एक लिपि है। इसके अलावा मोड़ी लिपि का भी प्रयोग होता है। मोड़ी लिपि मतलब शब्द को मोड़ कर लिखने वाली लिपि है, इसलिए याद रखिएगा। इस प्रकार से आपको शब्द समझ में आ जाएंगे। मोड़ी लिपि। बांग्ला संस्कृत शब्द बंगधन आल का प्रत्यय से बना है। बंगाल प्रदेश की यह भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बांग्ला भाषा और साहित्य पर पड़ा था। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। किससे विकास हुआ है बांग्ला लिपि का? देवनागरी से। जैसे अभी ऊपर पढ़ा था हमने, गुरुमुखी लिपि का विकास किया था गुरु अंगद ने। किससे किया था? वो एक लिपि होती है, लंडा लिपि होती है, वहाँ से किया था। ऐसे ही बांग्ला लिपि का विकास किया उन्होंने देवनागरी लिपि से ही। असमी असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। असमी की अपनी लिपि बांग्ला है। असमी जो है असमिया असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष्णुपुरिया किस भाषा की बोली की है? तो असमी की है। असम की अपनी लिपि बांग्ला है, ये याद रखिएगा। उड़िया जो है प्राचीन उत्कल और वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी, संबलपुरी और भत्री है। उड़िया भाषा बंगाल से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी है। ये याद रखने योग्य शब्द है कि बंगाल से ज़रूर मिलती जुलती है उसकी भाषा, लेकिन उसकी लिपि अलग है। वो ब्राह्मी लिपि से की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। अब यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया, जो भाषाएं हैं, जो उनके वर्ग हैं, सारी भाषाओं की जो। अब बचा हमारा हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं। परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हिन नष्ट करना प्लस दू मतलब दुष्ट है, अर्थात हिंदू का अर्थ है दुष्टों का जो विनाश करे। हिनस्ति दुष्टान इति हिंदू। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन, दुष और डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला। हीन दूषयति। ये दोनों मत कल्पना प्रसूत हैं, इसलिए ये इनकी ज़्यादा महत्ता नहीं है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण में निशीथ चूर्णी में पहली बार मिलता है। ग्रंथ कौन सा है? निशीथ चूर्णी, ये याद रखना है हमको। 7वीं सदी के अंतिम चरण में निशीथ चूर्णी नामक ग्रंथ है, उसमें हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। अब संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण इसलिए है कि वो सा को हा बोलते हैं, ये याद रखिएगा। इसलिए सिंधु को हिंदू बोलना चालू कर दिए बोलते हैं वहाँ, तो वैसे ही ये शब्द बना। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी, सप्ता सिंधवः, नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ।
ऋग्वेद में सिंधु शब्द का पहले बार प्रयोग हुआ था। नदी के लिए उपयोग किया जाता है। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। 500 ईसा पूर्व मतलब अभी जो 2024 साल हैं उससे भी पहले 500 साल पहले मतलब 2500 साढ़े 2500 साल के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया। ईरानी में हिंदू हो गया जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इसमें ई पर बलाघात के कारण अंत्य उ का लोप हो गया। इसके बाद हिंदू का हिंद बन गया। आप समझ गए होंगे कि सिंधु से हिंदू बना, जो ईरानी भाषा में हिंदू बोलने लग गए सिंधु को हिंदू, और हिंदू से ऊ का जो है लोप हो गया तो फिर हिंद बचा। हिंद मतलब हमारा हिंद, जय हिंद हम जैसे बोलते हैं, तो पहले जय हिंदू था, पहले जय सिंधु था। इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जुड़ने से हिंदीक शब्द बना जिसका अर्थ है हिंद का। कौन सा प्रत्यय जुड़ा? ईक प्रत्यय जुड़ गया, हिंदीक शब्द बन गया। हिंद में प्रत्यय ईक जोड़ने से हिंदीक शब्द बना जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में का लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बचा और बना, और यहाँ पे हमारी हिंदी का नामकरण हो गया। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विश्लेषण है। इसका मूल अर्थ है सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदीक और हिंदी। इस प्रकार से ये व्याकरण रूप से विकसित हुआ हिंदी हमारा। सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंद हुआ, फिर हिंदी शब्द बना जिसमें ईक प्रत्यय जुड़ा, फिर का लोप हो गया, फिर हिंदी बचा। इस प्रकार से याद रखिएगा। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस, यहाँ के निवासियों को इंदोई तथा प्रदेश को इंद के अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया है। इंदिका शब्द अंग्रेजी शब्द के इंडिया में आया है। अब इसका अर्थ आप समझ लीजिए। ग्रीक लोगों ने हमें सिंधु को इंदोस बोलते थे, सिंधु को इंदोस बोला, फिर यहाँ के निवासी को इंदोई बोला, और प्रदेश को इंड के अथवा इंडिका बोला, और इंडिका का शब्द अंग्रेज़ों ने लिया, जिसका नाम इंडिया अंग्रेजी में रखते हैं हम। अब इस बात पे बहस होती है कि इंडिया गलत है या जो भी है इसका, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि इसका ओरिजिन यहाँ से निकला है। इसका कोई व्यर्थ अर्थ नहीं है, केवल ग्रीक लोगों ने इसको बोला था, इसलिए यहाँ से इंडिया निकला। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदुग शब्द मिलता है, जैसे सूरीणा भणियम रामाणु जैन हिंदुग देशम बाचामो। इस प्रकार से ये जैन महाराष्ट्री में शब्द मिलता है हिंदुग। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग और विकास किस प्रकार हुआ? भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब में होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवां 531 से 579 ईस्वी ने अपने दरबारी हकीम बजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। बजरोया को नौशेरवां ने नियुक्त किया था। पंचतंत्र बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जो सिखाता है हम लोगों को। हमारे यहाँ पे जो पंचतंत्र है उसका विष्णु शर्मा ने निर्माण किया था, उसका उन्होंने ईरानी में अनुवाद करने के लिए बजरोया को नियुक्त किया था। बजरोया ने कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दिमना रखा। पंचतंत्र का अनुवाद ईरानी में कलीला व दिमना नाम से किया गया। कलीला व दिमना की भूमिका नौशेरवा के मंत्री बुजुर्च मेहर ने लिखी भूमिका में कहा गया। यह अनुवाद ज़बान हिंदी से किया गया है। अरबी फारसी में ज़बान हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए मिलता है।
भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देश की देशी भाषाओं के लिए किया। किसने किया? फारसी कवि औफी ने। तैमूर लंग के पोते शरफुद्दीन यज़दी ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफ़रनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। जफ़रनामा में तैमूर लंग के पोते शरफुद्दीन यज़दी ने जफ़रनामा में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश, इसमें एक प्रश्न बनता है, हिंदी साहित्य कोश किसके द्वारा संपादित है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा संपादित है। अनुसार हिंदी साहित्य कोश के अनुसार 13वीं-14वीं शती में देसी भाषा को हिंद की या हिंदुई नाम से अबुल हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही नाम दिया था। अब याद फिर से अगला पॉइंट पढ़ते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। किसने संदिग्ध माना है? भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी ने। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया है। भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया हिंदी शब्द के प्रयोग को। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदवी शब्द का मध्यदेशी भाषाओं के लिए हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदवी या हिंदुई है। हिंदुई अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदवी शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमानों की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा था। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा, हिंदू मग पर पाँव न राखों का जो बहुतई हिंदी भाख्यों। ये याद रखिएगा, नूर मोहम्मद ने लिखा है। नूर मोहम्मद ने हिंदी की रचनाएं की थी तो उस समय उनके विरोध भी हुआ था उनकी समाज में, ऐसा याद रखना है। नूर मोहम्मद की कुछ एक रचना है वो आपको पढ़नी पड़ेगी आगे चल के। 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। ये जो हिंदी शब्द है 18वीं सदी के आसपास इस प्रकार हो गया था कि हिंदुओं की भाषा के रूप में इसको इंगित करने लग गए थे। 19वीं सदी के मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता के समानार्थी रूप में चल रहा था। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है, ये पूछा जाता है, जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफ़ी में मिलता है। खुदा रखे ज़बां हमने सुनी है, मीर वो मिर्ज़ा की, कहें किस मुँह से हम मुसहफ़ी, उर्दू हमारी है। ये एक शेर है, खुदा रखे ज़बां हमने सुनी है, मीर वो मिर्ज़ा की, कहे किस मुँह से हम मुसहफ़ी, उर्दू हमारी है। प्रोफेसर आज़ाद ने आबे हयात में ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म माना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत हल्का प्रश्न है लेकिन पूछा जा सकता है। रेख्ता का फारसी में अर्थ गिरा हुआ या गिराकर बनाया हुआ ढेर है। रेख्ता का अर्थ पूछा जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट भी है रेख्ता.com, इसको देखिएगा और शायरी के लिए बहुत प्रयुक्त होती है। विभिन्न दुनिया में जो उर्दू में शायरी हो रही है उसकी शायरी का संग्रहण है रेख्ता.com, उसको भी आप देख सकते हैं। रेख्ता इसलिए है कि वो आपको याद रह जाएगा इससे। रेख्ता फारसी का शब्द है, उसमें उसका अर्थ है गिरा हुआ या गिरकर बनाया हुआ। भारत में रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ। रेख्ता का नाम 18वीं सदी से प्रारंभ होकर 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार पहले से लगा उसके किताब में। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया है। 1800 में हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। हिंदी सीखने के लिए उनका पर्पस था, वहाँ पे बहुत सारे काम हुए हिंदी के लिए।
ऐसा आपको याद रखना है। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा। कौन कौन से राज्य? हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की भाषा। अब एक राज्य और जुड़ गया है, छत्तीसगढ़। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश टूट गया है ना 2000 में। तो उसके बाद वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 में तथा राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक है। हिंदी जो है बहुत बड़े वर्ग के द्वारा बोली जाती है भारत में, इसलिए सबसे ज़्यादा बड़े वर्ग के द्वारा बोली जाती है। इस कारण यह राजभाषा के रूप में इंगित है हमारे संविधान में 17वीं सूची में और अनुसूची 8 में। एक बार और देख लेते हैं। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 दिए गए हैं भाषा के लिए और इसकी 8वीं अनुसूची में दिया गया है। आपको याद रखना है इसको। हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। हिंदी जो निकली है इसकी 3 उपभाषाएं कर दी गई हैं। पहले तो शौरसेनी अपभ्रंश, इसकी 3 भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। शौरसेनी के 3 भाग हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आकार बहुला और ओकार बहुला। आकार बहुला में कौरवी है, हरियाणवी है, दक्षिणी है और ओकार बहुला में ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी है। ओकार बहुला में ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार कि ब्रज भाषा कौन सी बहुला है, ओकार है, आकार है, इकार है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। आकार बहुला में कौन कौन सी भाषाएं हैं? कौरवी, हरियाणी या बांगरू भी बोलते हैं हरियाणवी को, और दक्षिणी आकार बहुला। राजस्थानी हिंदी में टा वर्ग बहुला है। टा वर्ग का बहुत उपयोग किया जाता है। टाठा डाडाड़ा जो शब्द हैं उनके ज़्यादा बहुत उपयोग किया जाता है राजस्थान में। आप सुनेंगे कभी राजस्थानी भाषाओं को तो आपको समझ में आएगा कि टा वर्ग का उपयोग बहुत है वहाँ पे। टाठा डाडाड़ा और वहाँ पे इतने ज़्यादा उपयोग करते हैं कि वहाँ पे टा वर्ग बहुला ही बोला जाता है इन भाषाओं को। मारवाड़ी, जयपुरी, जैसे ढूंढाड़ी भी बोला जाता है, मेवाती और मालवी। मालवी जो हमारे मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है वही मालवी है, क्योंकि राजस्थान की बॉर्डर से जुड़ा हुआ जो एरिया है हमारा मध्य प्रदेश का वो बोला जाता है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली ये आपको याद रखना है। कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। 3 भाग किए थे शौरसेनी अपभ्रंश के, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी में आकार बहुला है कौरवी, हरियाणी, दक्षिणी। ओकार बहुला है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी जो है टा वर्ग बहुला है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पर पहाड़ी हिंदी है कुमाऊनी और गढ़वाली। अर्धमागधी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास की बोली जाती हैं। अवधी, बघेली और अर्धमागधी जो है वो उत्तर प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के एरिया में बोली जाती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब अवधी जो है वो कौशल प्रदेश में बोली जाती है, जो अयोध्या का क्षेत्र है उस एरिया में, उत्तर प्रदेश के एरिया में बोली जाती है। बघेली जो है वो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे भी बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी जो है वो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो ये अर्धमागधी के अंतर्गत हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को लरिया भाषा भी बोला जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। मागधी जो है वो बिहारी हिंदी के रूप में आगे आई। मागधी जो अपभ्रंश है वो ये बिहारी हिंदी का है। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये 3 भाषाएं उपबोलियाँ इसमें बोली जाती हैं। आपको याद रखना है कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं इनके अंतर्गत। ये कुल बोलियों की संख्या कितनी है देख लेते हैं एक बार।
3 6 4 10 और 2 12 और 3 15 और 3 18 कुल बोलियां हैं। इस प्रकार आपको याद रखना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों ताजुब्बेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। निमाड़ी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों ताजुब्बेकी और निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम और उसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। अन्य नाम बहुत बार पूछे जाते हैं कि इस भाषा को उसके और किस नाम से पुकारा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है। हरियाणी को बांगरू और देशवाली भी बोला जाता है। इसकी उपबोलियां हैं जाटू और चमरवा। ब्रजभाषा जिसके अन्य नाम है अंतर्वेदी, ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी बोला जाता है। इसकी उपबोलियां हैं भुक्सा, जादोबाटी और डांगी। बुंदेली को बुंदेलखंडी बोला जाता है। पावरी, बनाफरी, लोधांती और निभट्टा इसकी उपबोलियां हैं। अवधी जो है कौशली, बेसवाड़ी इसके उपनाम हैं, अन्य नाम हैं। जोलहा, गहोरा, जूड़र इसकी उपबोलियां हैं। कौरवी को खड़ी बोली भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी को खरटाही, खलटाही, लरिया भी बोला जाता है। बघेली को रिवाई भी बोला जाता है। रिवाई इसलिए बोला जाता है कि रीवा जो जिला है, रीवा जो संभाग है, वहाँ पर बघेली बोली जाती है। इसकी उपबोली है निभट्ठा। निभट्ठा एक जगह और बोली जाती है निभट्ठा, ये बुंदेली में भी बोली जाती है। डिंगल भाट भाषा है, पिंगल नाग भाषा है। इनका अन्य नाम डिंगल का भाट भाषा है। भाटों की भाषा डिंगल इसलिए कि ऊंचे गले से गाने वाले लोग भाट कहलाते हैं और भाट जो भाषा है, डिंगल जो भाषा है, वो इन्हीं भाटों की भाषा कहलाती है। पिंगल जो है नाग भाषा है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता निम्नलिखित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कौरवी का नाम जो दिया है राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। ब्रजबुली का ईश्वर चंद गुप्त, राजस्थानी का ग्रियर्सन ने दिया है। डिंगल का बांकीदास ने दिया है। बिहारी का ग्रियर्सन ने दिया है। यहाँ पे राजस्थानी और बिहारी ग्रियर्सन ने दिया है, ये याद रखिएगा। डिंगल को बांकीदास ने दिया है। भोजपुरी को रेमंड ने और मैथिली को कोलब्रुक ने नाम दिया है। अब भोजपुरी के लोग रेमंड का कपड़ा सिलवा के पहनते हैं, ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। मैथिली को कोलब्रुक से जोड़ दीजिएगा, किसी भी प्रकार आपकी ट्रिक बन जाए तो। इसलिए हिंदी की प्रमुख बोलियां के क्षेत्र किस प्रकार से बटे हुए हैं वो आपको याद रखना है। ओकार बहुला जो हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ओकार बहुला कौन कौन सी भाषाएं। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी तो हमने अभी पढ़ा था, ये ओकार बहुला हैं, लेकिन इनके साथ में मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी भी ओकार बहुला हैं। ब्रज भाषा जो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली आदि में बोली जाती हैं। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी ये तो एक प्रदेश उत्तर प्रदेश का है। गुड़गांवा जो है हरियाणा का है। भरतपुर और करौली राजस्थान का इलाका है। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। बुंदेली का क्षेत्र जो है ये भी बहुत व्यापक है। झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं और मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद, इसके अलावा टीकमगढ़ में भी बोली जाती है बुंदेली। कुछ पुट उसका नरसिंहपुर क्षेत्र में भी है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, बुंदेली का बहुत बड़ा व्यापक विस्तार है यहाँ पर। कन्नौजी जो है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, कानपुर ये पूरी एक ही बेल्ट में बोली जाती है उत्तर प्रदेश के। मारवाड़ी जो है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर में बोली जाती। कुमाऊनी जो है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ये कुमाऊनी जो कुमायूं जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी प्रदेश है हमारे, वहाँ पे गढ़वाली भी जो है वहीं पे है। टेहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी जो उत्तराखंड के एरिया है वहाँ पर बोली जाती है कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ऐसे याद रखिएगा, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टेहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, गढ़वाली में बोला जाता है। मालवी जो है
मध्य प्रदेश के उज्जैन में, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास में बोली जाती है। उसका भी बहुत व्यापक क्षेत्र है। अब हम पढ़ते हैं आकार बहुला। तो आकार बहुला में कोरबी है, बोली जाती है। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाज़ियाबाद आदि में बोली जाती है। इसके बाद दक्खनी है। दक्खनी कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद आदि में बोली जाती है दक्खनी। उदासीन आकार बहुला। उदासीन आकार बहुला कौन कौन सी हैं? ये अवधी है और बघेली है, उदासीन आकार बहुला। अयोध्या में बोली जाती है अवधी। लखीमपुर खीरी, ये एक ही ज़िला है, लखीमपुर खीरी। बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ यहाँ पर बोली जाती है। इसका बहुत बड़ा व्यापक विस्तार है अवधी का। अवध प्रदेश को मानिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर बोला जाता है। बघेली जो है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर में बोली जाती है। इकार बहुला जो है वो भोजपुरी है। इसका प्रश्न बनता है कि इकार बहुला किस प्रकार से। आकार बहुला और औकार बहुला तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? इकार बहुला भी पढ़ना है। इकार बहुला इसलिए पढ़ना है क्योंकि प्रश्न कई बार बन चुका है इसके बारे में। तो ओकार बहुला में ब्रजभाषा हो गई, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी हो गई ओकार बहुला में। आकार बहुला में कोरबी और दक्खनी हो गई। उदासीन आकार बहुला में अवधी और बघेली हो गई। इकार बहुला में भोजपुरी हो गई। भोजपुर का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण ये बिहार के ज़िले हैं। गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि ये जो पूर्वांचल है यूपी का, वहाँ पे बोली जाती है और बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी के 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशिष्टताएं निम्न ढंग से प्रस्तुत की जा सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रजभाषा जो है शोरसेनी से निकली है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ओकार बहुला है। स्वर अति ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ इसके अंतर्गत आते हैं। फिर ना को ना बोलते हैं, ड़ा को रा बोलते हैं ब्रजभाषा में। शा को सा बोलते हैं, जैसे सुभाष को सुभाष बोलते हैं। शिखा को शिखा बोलते हैं। इस प्रकार से आपको समझें। ड़ा को रा बोल देंगे, ड़ा को रा, ड़ा को ना बोलेंगे, इस प्रकार से। ऐसे निमाड़ को निमार बोल देंगे, इस प्रकार से आपको याद रखना है। या वा यथावत रहते हैं। ए और औ का मूल स्वर है, आ विवृत ध्वनि है। अब इसके बाद में अवधि के बारे में पढ़ते हैं। अवधि जो है अर्धमागधी से निकली है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और आकार बहुला है। स्वर अति ह्रस्व और ह्रस्व में है, दीर्घ नहीं है इसमें। व्यंजनांत बोली है। णा के बदले ना बोला जाता है, शासा के बदले सा इसमें भी बोला जाता है, ला के बदले रा बोला जाता है, या और वा के बदले जा और ऊ बोला जाता है। अब इसमें आप उदाहरण लगा सकते हैं। आप अगर वहाँ के विद्यार्थी होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। या और वा के बदले जैसे कोई शब्द हो, अवयव, अवयव, इस प्रकार से बोलेंगे। या को वो बोलेंगे, अयोध्या को अयोध्या बोलेंगे, अयोध्या, अयोध्या को अयोध्या जी बोलेंगे। इस प्रकार से उपयोग किया जाता है या और बाकी जगह उन्होंने। ए और औ के बदले आई और औ उपयोग होता है। ए और औ की जगह आई और औ उपयोग किया जाता है। असंवृत ध्वनि है इसमें। अब ये संवृत विवृत हम एक बार पढ़ लेंगे बाद में किस प्रकार से होती हैं। कौरवी जो है शोरसैनी से निकली है। शोरसैनी से ब्रज भी निकली है, कौरवी भी निकली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, आकार बहुला है। स्वर जो है ह्रस्व और दीर्घ हैं, अति ह्रस्व इसमें नहीं होता है। और आ जो है अधिविवृत ध्वनि है। मागधी जो है, भोजपुरी जो है मागधी अपभ्रंश से निकली है।
और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इकार बहुला है, अभी हमने पढ़ा था। इसमें 3 स्वर होते हैं, अति, ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजनांत बोली है। शब्द के मध्य रा का लोप हो जाता है। ककर रहे को बोलते हैं कर रहे, ऐसा इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया है। ला और रा को रा बोल देते हैं, लड़का को लड़का बोल देते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, जो रा को लइका भी बोल देते हैं कई बार। भोजपुरी में आपने कभी सुना, आप भोजपुरी अगर जानते होंगे तो बहुत रिलेट कर रहे होंगे इन शब्दों से। शा सा सा बा को हा बोलते हैं। अणा ध्वनि नहीं होती है यहाँ पर भोजपुरी में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अड़ा स्वतंत्र ध्वनि है और आ अधिविवृत ध्वनि है। याद रखिएगा आपके आ विवृत ध्वनि है, किस में है? ब्रज में है, और अवधि में भी विवृत ही है, समृत है, क्षमा कीजिए, समृत है। और कौरवी में आ जो ध्वनि है वो अर्धविवृत है, और भोजपुरी में भी अर्धविवृत है। अब आपको लिपि पढ़ना है, किस प्रकार से लिपियों का विकास हुआ और लिपि कहाँ से प्रारंभ होती है। इसलिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं यहाँ से, आपको पढ़ना चाहिए यहाँ से, और याद भी रखना है। इसमें कुछ बिंदु जो हैं आपको प्रश्न के रूप में आपकी परीक्षा में दिखाई देते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। कामता प्रसाद क्या कहते हैं लिपि के बारे में? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है, लेकिन जो वर्ण लिखे जाते हैं, जिस चीज़ से लिखे जाते हैं, जिस तरीके से लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहले चित्रलिपि होती थी, फिर प्रतीक बन गया, फिर भाव लिपि हो गई, फिर ध्वनि लिपि हो गई। और ध्वनि लिपि के 2 भाग हो गए, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। सिलेबिक अंग्रेजी में बोलते हैं और अल्फ़ाबेटिक अंग्रेजी में वर्णात्मक को बोलते हैं। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं, रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक है। रोमन लिपि जो ABCD वाली जो है ना, जो हम अंग्रेजी में चैट करते हैं, वो जो है वो वर्णात्मक लिपि कहलाती है। अक्षरात्मक लिपि कहाँ तक पहुँचे हम, कैसे पहुँचे? पहले चित्र थी। जब भी आपने देखा होगा पुराने समय में कम्युनिकेशन होता था, जो बात व्यवहार होती थी पुराने आदि मानवों के समय में, वो चित्र बनाकर की जाती थी उनको समझाने के लिए कि ऐसा कुछ हो गया है। ऐसे चित्र बना के उन्होंने समझा दिया कि फलानी जगह शिकार है तो यहाँ पे गाय बैल और शेर की जगह बना दी, और फलानी जगह खतरा है तो खतरे का चिन्ह बना दिया। इस प्रकार से चित्रलिपि थी। फिर प्रतीक लिपि, उनको जब चित्रलिपि कठिन होती है, अब मनुष्य तो हमेशा से आविष्कारी ही रहा है, तो प्रतीक लिपि जब उनको कठिन हो गई चित्रलिपि, तो उन्होंने फिर उनको जो चित्रों को ही छोटे छोटे प्रतीकों में बना लिया, जिससे उन्हें आसानी होने लगी बताने के लिए। फिर प्रतीक लिपि भी थोड़ी कठिन थी तो फिर भाव लिपि बना दी। फिर भाव लिपि के आधार पर जब बोलना सीख गया मानव, तो ध्वनि लिपि बना दी कि एक शब्द के लिए एक ध्वनि लिपि बना दी। कोई भी एक शब्द के लिए एक चिन्ह दे दिया और फिर ध्वनि लिपि बना दी। फिर ध्वनि लिपि में अक्षरात्मक बांट दिया, फिर वर्णात्मक बांट दिया। पाश्चात्य देशों ने वर्णात्मक लिपि अपना ली और हमारे जो पूर्वी क्षेत्रों ने, पूर्वी देशों ने अक्षरात्मक लिपि अपना ली। इस प्रकार से ये लिपि का विकास हुआ। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियाँ प्रचलित थीं: सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि किस एरिया में बोली जाती थी? सिंधु घाटी के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मोंटगोमरी जिले के हड़प्पा एवं सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदारो में प्राप्त सीलों पर मिलते हैं। ये प्रश्न बनते हैं कि कितने प्रकार की लिपियाँ प्रचलित थी प्राचीन भारत में? तो 3 प्रकार की लिपियाँ प्रचलित थीं: सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। ये नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे भाव ध्वनि मूलक किसने कहा है सिंधु घाटी लिपि को, या डिरिंजर ने किस लिपि को भाव ध्वनि मूलक कहा है।
तो सिंधु घाटी लिपि को भाव ध्वनि मूलक। अब ज़्यादा ही अगर कठिन सवाल पूछेंगे तो ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट किसे कहा है, कोष्टक में, लेकिन ये भी दे देंगे, ऐसा प्रश्न बनाते हैं। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कितने ध्वनि चिन्ह थे? सिंधु घाटी बहुत बड़ी लिपि थी, उसके हिसाब से हंटर ने 253 माने हैं, लैंगडन ने 228 माने, ग्रैंड और स्मिथ ने 396 लगभग माने हैं। तो जितना खोज की होगी उसके आधार पर उन्होंने दिए होंगे, तो ये तो महत्वपूर्ण उतना है नहीं। 250 शब्द के आसपास मानते हैं ये सिंधु घाटी लिपि के चिन्ह, मतलब इसका बहुत संपूर्ण, बहुत व्यापक रूप रहा होगा इस लिपि का। अब खरोष्ठी लिपि के बारे में पढ़ लेते हैं। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शहबाजगढ़ी, पंजाब का यूसुफजई ज़िला और मानसेरा, पंजाब का हज़ारा ज़िला में अशोक के शिलालेखों में, अभिलेखों में प्राप्त होता है। खरोष्ठी का सबसे पुराना नमूना पंजाब के यूसुफजई ज़िला और मानसेरा, पंजाब का हज़ारा ज़िला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होता है खरोष्ठी लिपि। अब खरोष्ठी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों के अभिमत हैं। चीनी कोश फा वान शूलिन में खरोष्ठ नामक व्यक्ति से निकला है। फिर डॉक्टर राजबली पांडे ने खर गधे के होस्ट से इसको जोड़ा है। डॉक्टर सुनीति चटर्जी ने खरोशोत से खरोष्ठी बना है ऐसा माना है। डॉक्टर इनके बारे में पूछ सकते हैं। ये चीनी कोश का फा वान शूलिन जो था वो 668 ईस्वी में के आसपास ग्रंथ है, ये वहाँ का चीनी कोश, वहाँ पे खरोष्ठ नामक व्यक्ति था, वहाँ से जोड़ा गया था खरोष्ठी को। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब यहाँ से ऐसी लिखी जाती है। हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन चीनी कोश जो बताता है खरोष्ठी जो है वो इस तरफ से इस तरफ लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है इस तरफ से इस तरफ। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण हैं, 5 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं, और इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव है। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? जैसे हमारे यहाँ क्षा, त्रा, ज्ञा, ये संयुक्ताक्षर होते हैं ना, तो वहाँ पे अभाव है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वडली गांव के शिलालेख में मिलते हैं। ऐसा याद रखिएगा, बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला और पिपराला के स्तूप में मिलते हैं ब्राह्मी लिपि, ये याद रखिए। पिपराला का स्तूप बस्ती जिला और अजमेर जिले के बड़ली गांव में शिलालेख में प्राप्त होते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में मत है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई है। ब्रह्म वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई है। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई है। चीनी विश्वकोश फाश्वान सुलिन 668 ईस्वी के अनुसार ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी लिपि कहलाई है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित हैं। यह भारतीय लिपि है और यह विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है, इस वर्ग में अनेक मत प्रचलित हैं। उसके अनुसार विद्वानों के मत क्या हैं? एडवर्ड थॉमस ने लिखा है मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। ब्राह्मी लिपि के मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। जगत मोहन वर्मा ने लिखा है वैदिक चित्रलिपि से व्युत्पन्न है। वैदिक चित्रलिपि से ये व्युत्पन्न है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। श्री आर श्याम शास्त्री ने लिखा है सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न भाषा है, लिपि है। डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। पूछा जा सकता है डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार या फिर सिंधु घाटी से विकसित लिपि कौन सी मानी है राजबली पांडे ने? तो ब्राह्मी लिपि। डाउसन, कनिंगम और लसन ने आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित माना है इसको। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की लिपि से विकसित माना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित माना है भोलानाथ तिवारी ने। डॉक्टर राजबली पांडे ने सिंधु घाटी की लिपि से माना है। जगत मोहन वर्मा ने वैदिक चित्रलिपि से माना है। आर श्याम शास्त्री ने सांकेतिक चिन्हों से माना है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है, इस वर्ग में भी अनुमत हैं।
जो 4 मत जो हैं उसमें ये निम्न है। डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स पिंसेप और सेनार्ड ने क्या माना है, यूनानी व फोंसी से उत्पन्न है। डॉक्टर वूलर, डॉक्टर डेविड ड्रेंजर ने उत्तरी सामी से उत्पन्न माना है। टेलर डिके और केनन ने डॉक्टर दक्षिणी सामी से उत्पन्न माना है। वेबर, बेनफे और जेनसन ने फोनेशिया से उत्पन्न माना है। व्यक्ति अपने तर्क देता है, कोई भी वैज्ञानिक हो, भाषा वैज्ञानिक हो, कोई भी अन्य कोई के प्रकार का वैज्ञानिक हो, तो वो तर्क देता है, अपने सबूत जुटाता है, शोध करता है, उसके आधार पे देता है। कोई ना कोई कारण रहा होगा जो इतने विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दिया है, उन्होंने सिद्ध भी किया होगा अपने लेखों में। प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 9 स्वर और 32 व्यंजन। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया गया है। किस प्रकार से दर्शाया गया है ब्राह्मी लिपि का? दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली, ये दक्षिणी शैली हो गई, ये उत्तरी शैली हो गई। किसी भी देश की मान लीजिए, भारत की ही मान लीजिए। दक्षिणी शैली, क्योंकि भारत के ही परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर बूलर ने 41 अक्षर थे माने हैं और 900 और 32 व्यंजन है। दक्षिणी शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है ब्राह्मी से। उत्तरी शैली में गुप्त लिपि थी, फिर सिद्धमातृका या कुटिल लिपि, और फिर देवनागरी लिपि आ गई, फिर शारदा लिपि आ गई 10वीं सदी में। शारदा लिपि वही है जो कश्मीर में बोली जाती है, कश्मीर में उपयोग की जाती है। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बूलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बूलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हो गई। सिद्ध मातृका को कुटिल लिपि भी इसलिए ही बोला जाता है। सन 588 से 89 ईस्वी का बोधगया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। सिद्ध मातृका लिपि को बूलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा है, कुटिल लिपि बाद में हो गई, और बोधगया का अभिलेख 588 से 89 का जो बोधगया का अभिलेख है वो सिद्ध मातृका लिपि में लिखा गया है। अब हमारी अपनी जो लिपि है उसके बारे में आ जाते हैं हम। कौन सी लिपि है हमारी? देवनागरी लिपि है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, फिर गुप्त लिपि से 6वीं शैली में कुटिल लिपि हुई, कुटिल लिपि से 9वीं सदी में नागरी लिपि हुई, और इसे प्राचीन नागरी कहते हैं, और यहीं से देवनागरी का विकास हुआ। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं। पहले कौन सी हुई? गुप्त लिपि, उत्तरी शैली से, ब्राह्मी की उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, फिर गुप्त से कुटिल लिपि जिसे सिद्ध मातृका भी कहते हैं, और कुटिल लिपि से नागरी लिपि हुई, देवनागरी लिपि हो गई, प्रचलित हो गई। मत कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। आर्यश्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं के प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। ये यंत्र देवनागर कहलाते थे। आर्यश्याम शास्त्री का तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी पड़ा हुआ। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग के बारे में प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है। देवनागरी लिपि का वैशिष्ट या विशेषताएं क्या प्रकार की हैं? ये 3 विशेषताएं हैं। ये लिपि अक्षरिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। ये इसकी विशेषता है। सुधार, अब ये कैसे कैसे इसका विकास किया हमारे आधुनिक विद्वानों ने, उसके बारे में बात
की जा रही है। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे क्रांतिकारी भी थे लेकिन वो विद्वान भी थे, उन्होंने गीता रहस्य भी लिखी है और इस प्रकार कई प्रकार के ग्रंथ भी लिखे। एक अपना जो पत्र था वो केसरी था उनका, उसके बारे में भी आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा उन्होंने जो योगदान दिया, जो टाइपराइटर होते थे, जो टाइप लिखने की संख्या होती थी, उन्होंने ही बनाई थी। 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फ़ॉन्ट बनाया उन्होंने, जिसको तिलक फ़ॉन्ट कहते हैं, 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए। इतना ज़्यादा वैज्ञानिक काम किया है, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया है। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई की, फिर 190 टाइप का एक फ़ॉन्ट बनाया जिसे तिलक फ़ॉन्ट कहते हैं। अभी भी आपको कई जगह पे तहसीलों में वे टाइपराइटर मिल जाएंगे। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आ की 12 कड़ी तैयार की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सावरकर बंधुओं ने, महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आ की 12 कड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। हरिजन सेवक उनका पत्र था महात्मा गांधी का। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार प्रयोग का प्रस्ताव रखा। जैसे ये णा है तो इसकी जगह माँ है, माँ की जगह ऊपर बिंदु लगा देते हैं ना, ये श्याम सुंदर दास ने ही प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं के व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव किया। जो मात्राएं जो लग रही हैं ये दाहिने तरफ, ये सभी मात्राएं दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव किया। जैसे दूध हम ऐसे लिखते हैं ना, तो दा ऐसे लिखने का प्रस्ताव रखा था उन्होंने, तो ये याद रखिएगा। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। अब 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में, ये याद रखिएगा। 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, जो 1 और 3 और 5 जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, और 2 और 4 जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था गोरख प्रसाद ने कि जो 1, 3, 5 ही हैं ना, उन्हीं के आधार पे एक जो पहला वर्ण है उसी के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए। जैसे का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, ये जो 4 शब्द हुए, ये जो 2 और 4 महाप्राण शब्द हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई चिन्ह लगा दिया जाए का के नीचे और गा के नीचे, तो जिससे 2 शब्द कम हो जाएंगे और ये समझ में आएगा कि ये हमको ऐसे पढ़ना है, खा के बराबर। तो गोरख प्रसाद ने मात्राओं के व्यंजन के दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया। फिर श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। ये सुविधा के लिए बोला होगा, लेकिन वो हमेशा हर चीज़ को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जाता। कई चीज़ें मानी जाती हैं, कई चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। सबसे पहले 1935 में नागरी लिपि सुधार का गठन हुआ था गांधी जी की सभापतित्व में, और इंदौर में हुआ था, ये याद रखिएगा। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों पर स्वीकार किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा ने 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया था, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया था। इस समिति में कुल 9 बैठकें हुई और 25 मई 1949 में अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति ने कब गठन हुआ था इसका? 1947 में। 1949 में इन्होंने 9 बैठकें करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने
28 से 29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया। विभिन्न राज्यों के मंत्रियों विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। ये भी याद रखिएगा, हालांकि माना नहीं गया, नहीं तो आज हम ये भाषा नहीं पढ़ रहे होते अगर मान लिया गया होता। अब यहाँ पर इतना विकास हो गया, लेकिन हमारी भाषा जो हिंदी है वो राजभाषा किस प्रकार बनी? ये तो लिपि सुधार समितियाँ बनी थी, लिपि के बारे में बात थी। अब राजभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। इसमें असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 22 भाषाएं हैं। संविधान जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थीं। फिर 21वां संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जिसमें 15 संख्या हो गई। फिर 71वां संशोधन किया 1992 में, जिसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया था, जिससे कुल संख्या 18 हो गई। फिर 92वां संशोधन किया 2003 में, जिससे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को सम्मिलित कर लिया गया, जिससे अब यह संख्या बढ़कर कुल 22 संख्या हो गई है। ऐसी कई भाषाएं हैं जो लाइन में लगी हैं राजभाषा बनने के लिए, लेकिन अब वो समय के अनुरूप कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध है। हिंदी भाषा के जो उपबंध हैं वो हम पढ़ लेते हैं। 343 से 351 ये प्रश्न आते ही हैं, इनको याद करना ही है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये जो अंक हैं ये अंतर्राष्ट्रीय रूप हैं, नहीं तो ये 343 जो ऐसा लिखा है 343 ऐसे लिखा जाता। जो हिंदी शब्द हैं, हिंदी जो गिनतियाँ ऐसे लिखी जाती थी, आपने बचपन में पढ़ी होंगी, जब हिंदी मीडियम वाले होंगे उन्होंने पढ़ी होंगी। संविधान जो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु संविधान की अनुमति प्रदान की गई कि अगले 15 वर्षों की अवधि अर्थात 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा और अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में निर्दिष्ट किए जाएं। विधि मतलब कानून भाषा में, जो संवैधानिक भाषा में निर्दिष्ट किए जाएं, जहाँ पे उस शब्द का हिंदी रूपांतर बना ही ना हो तो वहाँ पे उपयोग किया जाना उन्होंने बताया कि इसे यूज़ कर सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है। 344 में राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद उसके अभी जो गठन हो गया 1950 में, फिर उसके 5 वर्ष के बाद और उस 5 वर्ष के अगले हर 10 वर्ष के बाद जो समाप्ति होगी तो राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश करे। शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का आधिकारिक प्रयोग होता रहे। शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का निर्बंधन हो, मतलब कम से कम संख्या हो। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में संघ की और राज्य की अधिनियमितताओं के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का निर्बंधन किया जाए या
प्रबंधन किया जाए। संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भी बताया। इनके बारे में उन्होंने सिफारिश करनी ही पड़ेगी हर 10 साल में। संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच की पत्रादि भाषा के बारे में भी सिफारिश करना ही पड़ेगा। मुख्य बिंदु ये है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ये मुख्य बिंदु है 344 के अंतर्गत। 345 के अंतर्गत क्या है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। राज्य का विधानमंडल उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक को या हिंदी को शासकीय प्रयोजन में अंगीकार कर सकता है। ये 345 हो गया। जब ऐसा नहीं होगा, नहीं किया जाता, तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा भी लिखा है इसमें। अब पत्राचार की भाषा 346 में दी गई है। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य तथा संघ के बीच पत्र आदि की भाषा होगी। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे में पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ये पत्राचार की भाषा है। मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, पूछा यही जाता है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में पत्र आदि की भाषा का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, ऐसा पूछा जाता है। अनुच्छेद 343 में यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसकी बोले जाने वाली बोली भाषा उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, तो राष्ट्रपति यहाँ पर राज्यपाल की सहमति से उसका प्रयोजन उसको उपबंध कर सकता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हुआ, बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों ने मांग उठा दी कि बुंदेली भाषा को हिंदी के अलावा भी शासकीय मान्यता दी जानी चाहिए, या बघेलखंड के लोगों ने बघेली भाषा के लिए बोल दिया। तो इस प्रकार से वहाँ पे जब राष्ट्रपति इसकी सहमति दे देगा तो ऐसा हो सकता है। अनुच्छेद 348 में जब तक संसद विधि द्वारा अपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाओं के बारे में 348 में बताया गया, लेकिन अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई है। ऐसा आपको अभी भी लगता होगा, अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा उपयोग होता है और उसका जो किसी भी भाषा में कर लें और उसका जो कोई भी केस होता है उसका आदेश जो होता है, अंतिम जो निर्णय होता है, वो अंग्रेजी में ही दिया जाता है। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों, उपनियमों के प्राधिकृत पाठ की भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे, लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियाँ तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है, अंग्रेजी में ही आदेश आना है। अनुच्छेद 349 क्षमा कीजिए, अनुच्छेद 349 संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग किए जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग और भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी उपबंध हो तो पहले राष्ट्रपति इसका किया जाएगा भाषा के संबंध में। 350 जो है, प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा में अभ्यादन देने का हकदार होगा। जैसे हमारी भाषा कोई दूसरी भाषा है हिंदी के अलावा, तो हम चाहें तो अपना जो आवेदन है, अभ्यादेय जो पिटीशन है, वो अपनी भाषा में दे सकते हैं। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। जैसे आदिवासी लोग हैं, अगर उनकी जो भाषा है गोंड, भीली, उनके बारे में भी उपबंध किया गया है।
हमारे अभी जो नई शिक्षा नीति में उपबंध किया गया है कि इन भाषाओं को पढ़ाया जाएगा, तो अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चे कहलाते हैं। जैसे मुस्लिम लोगों को उर्दू में उनकी मातृभाषा में सीखा जा सकता है, इसी प्रकार कई मातृभाषाओं का प्रबंध किया जाएगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 350 में। जो बच्चे हैं शुरुआत में पढ़ सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। राष्ट्रपति से संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्य की सरकारों को भी भिजवाएगा। कोई अधिकारी भेजा सरकार ने, राष्ट्रपति के द्वारा कोई अधिकारी किसी क्षेत्र विशेष में गया, वहाँ की हितों के बारे में, भाषा के हितों के बारे में, भाषा के विशेषताओं के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार करवाई। फिर राष्ट्रपति ने वो रिपोर्ट मांगी और वही रिपोर्ट वो लागू करवाएगा अन्य राज्यों में, जिन राज्यों से ये रिपोर्ट मांगी थी सरकारों से कह के, ऐसा इन्होंने कहा है। 351 में क्या है? 351 में प्रचार प्रसार है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करे। कुल मिला के हिंदी का विकास 351 में बताया गया है कि ये आपको करना ही है। विधानमंडलों की भाषा जो है, जहाँ पर हमारी विधायिका का क्रियान्वित होती है, वहाँ की भाषा के बारे में बात की है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ऐसा आपने कई जगह देखा होगा, जब हमारे संसद में या राज्यसभा में जब कोई व्यक्ति विशेष जगह से आता है और अगर वो चाहे कि अपनी मातृभाषा में बोलना चाह रहा है, जो कोई शपथ लेता है, आपको याद होगा, तो कई लोग अपनी मातृभाषा में शपथ लेते हैं। ये अनुच्छेद 210 में और अनुच्छेद 120 में कहा गया है। अब सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आसपास शोर ज़्यादा है, इसलिए धन्यवाद।